हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम होने वाला है, इस वजह से कि इस वक्त पूरी दुनिया में हमास के इजराइल के खिलाफ हमले पर चर्चा हो रही है और उसके बाद जिस तरह से गजा पर हमले हो रहे हैं और मुसलसल कहा जा रहा है कि अपना घर छोड़ करके जाओ, हालांकि वो इतनी कम जगह है कि उसमें मूवमेंट भी मुश्किल है। वहां से कहा जा रहा है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ चले जाओ गाजा में, चूंकि हम जमीनी हमला करने वाले हैं। इस सब के बीच में यह चर्चा करना भी बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहले लीडर्स में से दुनिया के थे जिन्होंने सैटरडे को ही पहले दिन जब हमला हुआ हमास की तरफ से, तो उन्होंने इजराइल के साथ हमदर्दी जताई और कहा कि हम आपके साथ हैं। ये वही भारत है जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने और उसके बाद कई प्रधानमंत्रियों ने फिलिस्तीन के साथ हमदर्दी जताई है। इंदिरा गांधी यासिर अराफात को भाई कहती थी और वो बहन कहते थे। हालांकि ये अलग एक बहस है कि यासिर अराफात के अपने क्या कुछ फैसले थे, क्या कुछ है, लेकिन इस वक्त जो हमें आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने आप को आरएसएस का प्रचारक कहते हैं, उसके मजबूत एक तरह से मेंबर हैं, उन्होंने इजराइल के साथ जो हमदर्दी जताई है उसके पीछे क्या कुछ है। क्या जायनिज्म और हिंदुत्व का आइडियोलॉजी कॉमन है? क्या हम हिंदू जायनिस्ट कह सकते हैं? जबकि इजराइल के आमतौर पे मुसलमानों को यहूदी से प्रॉब्लम नहीं है, उस जायनिस्ट नजरिए से प्रॉब्लम है जो फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए कि आरएसएस और जायनिज्म का क्या रिश्ता है, मेरे साथ खास मेहमान है शमसुल इस्लाम साहब, जिन्होंने अब से पहले बहुत सी किताबें लिखी हैं। आरएसएस को जिस गहराई से वो जानते हैं शायद मोदी जी भी नहीं जानते हों। जितने डॉक्यूमेंट्स, जितनी किताबें, जितने सबूतों के साथ वो बात रखते हैं, वो शायद मुल्क में कोई और इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं है। आरएसएस हिंदुत्व और जो मजहब की बुनियाद पर नेशनलिज्म, चाहे वो किसी भी मजहब की बुनियाद पर हो, उसको वो गलत बताते हैं और ये कहते हैं कि इससे जुल्म बढ़ता है। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आरएसएस और यहूदी जायनिज्म, उसके बीच में क्या क्या कुछ ऐसे कॉमन ग्राउंड्स हैं। एक मिसाल बताई जाती है, बहुत से बुजुर्गों ने भी कहा है कि दो लोगों को अगर आप एक साथ देखो तो उनके बीच के कुछ कॉमन ग्राउंड्स जरूर होते हैं। आरएसएस और हिंदुत्व के बीच में क्या क्या कॉमन है नजरियाती तौर पर और अमली तौर पर, किस तरह से वो अपने दुश्मन के खिलाफ काम करते हैं, क्या कुछ है, जरा बताइए। आपका एक मजमून भी इस सिलसिले में छपा है, वो भी मैंने देखा है, आप बताइए क्या कुछ है। काज़मी साहब, बहुत धन्यवाद। सुनने वाले साथियों, ये फिलिस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है, फिलिस्तीन के आसपास, यानी इजराइल में भी जो कुछ हो रहा है वो सारा फिलिस्तीन का ही हिस्सा है। ये हमको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि जो 100% इलाका जो फिलिस्तीनियों का था वो अब 22% रह गया और 22% से भी उनको खाली कराना है। 22% में भी जो फिलिस्तीनियों की जगह है उसको आप उनको नहीं देना चाहते हैं, उनको जिंदा नहीं देखना चाहते हैं। और इस बारे में मुझे लगता है कि हमें कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। गांधी जी ने जो कहा था जरा उसको सुन लीजिए। फिलिस्तीनी जगह उसी तरह अरबों की है जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेजों का है या फ्रांस फ्रांसीसियों का है। ये गलत भी होगा और अमानवीय भी कि यहूदियों को अरबों पर जबरन थोप दिया जाए। उचित तो ये होगा कि यहूदी जहां भी जन्मे हैं और कमा खा रहे हैं वहां उनके साथ बराबरी का सम्मान पूर्वक व्यवहार हो। अगर यहूदियों को फिलिस्तीनी जगह ही चाहिए तो क्या उन्हें ये अच्छा लगेगा कि उन्हें दुनिया के उन सभी जगहों से जबरन हटाया जाए जहां वे आज हैं, या कि वे अपने मन मौज के लिए अपना दो घर चाहते हैं, अपने लिए एक राष्ट्रीय घर कि उनके शोर को बड़ी आसानी से यह रंग दिया जा सकता है कि उसी कारण उन्हें जर्मनी से निकाला जा रहा था। और गांधी जी ये बात कह रहे हैं कि ईसाई दुनिया ने यहूदियों के साथ जो कुछ किया उसका बदला वो अरबों से ले रहे हैं।
उसका बदला अरबों से ले रहे हैं जी। तो इसको बहुत समझने की बात है। जिनके पास पूरा इलाका था फलस्तीन का, वो 22% रह गए, जैसा मैंने पहले कहा था, और 22% भी उनको पूरा खाली करा लेना चाहते हैं। अच्छा, मैं एक दूसरी बात पर आता हूं। वो बात यह है कि 1 मिनट के लिए ये फेक न्यूज जो है, आप जानते हैं कि मोदी जी और आरएसएस के लोगों को मुसलमान विरोधी, क्रिश्चियन विरोधी, भारत के प्रजातंत्र विरोधी, ये जो सारे मोदी सरकार और आरएसएस बीजेपी की सरकार को जो मदद करने वाले हैं, वो तमाम साइबर लफंगे, वो साइबर आतंकवादी वो इजराइल से आते हैं। इतने अमेरिका से भी नहीं आते, फ्रांस से भी नहीं आते जितने इजराइल। जो फेक न्यूज आरएसएस के लिए बनती है वो इजराइल से बनती है। मुसलमान इस देश पर कब्जा कर लेंगे, सारी न्यूज वहां पर बनती है। वो मुसलमान लिंचिंग जो हो रही होती है वो उसको छुपाने का काम करते हैं, और उसके बाद वो कहीं मुसलमान कहीं किसी जगह किया होता है अफगानिस्तान का, उसको भारतीय मुसलमानों पर लागू करने का वो सारा काम भी इजराइल से होता है। और क्या ये किसी को जानने की जरूरत है कि हमारे देश में जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में कोई भी अपोजिशन ना हो। इसमें स्पाईवेयर पेगासस का जो दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है वो इजराइल से आता है, जिसने सारे मोदी विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, आरएसएस विरोधी जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो पत्रकार हैं, उनके सारे उनके कंप्यूटर के अंदर, उनके मोबाइल के अंदर घुसा दिया। और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर एक कमेटी बनाकर खामोश हो गई। तो इतना बड़ा खतरा था। तो ये इजराइल अड्डा है इस वक्त दुनिया के तमाम आतंकवादी कुकर्मों का, चाहे वो सेना को खड़ा करने का मामला हो या पर्दे के पीछे से, यानी जासूसी के जरिए कुछ करना हो। एक और बात काज़मी जी मैं ये करना चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि भाई ये जो अपना जिसको वो आतंकवादी हमास जो कह रहे हैं, हमास ने आम लोगों को मारा है, बच्चों को मारा है, ये सब किया आप मान रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि हमास जो है एक छोटा सा गुट है, एक गिरोह है गुंडों का, लफंगों का, आतंकवादियों का, और आम फिलिस्तीनी जो हैं वो उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं उसके जवाब में? आप क्या कर रहे हैं? आप उसके बाद आम फिलिस्तीनी, जिसमें से बहुत सारे हमास के खिलाफ हैं, बहुत सारे उसमें हमास आप बोलते हैं कि इस्लामी संगठन है, और फिलिस्तीन में जो रहने वाले लोग हैं उसमें बड़ी तादाद में ईसाई हैं। आप उन सब पर हमला बोल रहे हैं, तो ये दुनिया के कौन से कानून को आप मान रहे हैं? और हमको एक बात बताई जाए कि दुनिया का वो एकमात्र कौन सा देश है जिसमें यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल ने 100 से ज्यादा प्रस्ताव पास किए? वो कौन सा देश है जिसके प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया था कि आतंकवादी है? क्योंकि उन्होंने, देखिए, जो अर्बन टेररिज्म है वो ज़ायनिस्ट ने शुरू कराया, और ये मुसलमानों के खिलाफ शुरू नहीं हुआ। जो कमांड था, जो हम इस बात को जानते हैं ना कि फिलिस्तीन जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड के ट्रस्टीशिप में दे दिया गया था, इंग्लैंड के अधीन दे दिया गया था। उनका जो मिलिट्री हेडक्वार्टर था उसको बम के जरिए उड़ाया था ज़ायनिस्ट ने। उसके बाद किस तरह से सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ था, मैं गांव का नाम भूल रहा हूं, जहां पर सबसे बड़ा कत्लेआम जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहा जाता है कि जो फिलिस्तीनियों का हुआ था, और उसमें मुसलमान, ईसाई, फिलिस्तीनी थे। तो इसको हमको याद किया, हमको नहीं भूलना चाहिए। तो ये जो सब हो रहा है, ये सब खामोश है। और आप मजा देखिए कि जहां तक मोदी जी पर मैं अभी आऊंगा, लेकिन जरा हम अमेरिका का पागलपन देख लीजिए कि अमेरिका रूस पर यूक्रेन के हमले के खिलाफ सारे हथियार दे रहा है जी, और यहां पर वो उसका उल्टा कर रहा है कि जिन्होंने 22% जमीन पर भी कब्जा करना चाहते हैं, जो फिलिस्तीनियों की 100% जमीन थी, उनको दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार दे रहा है। अपना दुनिया का सबसे बड़ा जो उनका जहाजों का जो बेड़ा है वो वहां खड़ा कर दिया है, हथियार दे रहे हैं। उन्होंने जो लेटेस्ट हथियार अभी उसका ट्रायल भी नहीं हुआ, वो भी उनको दे दिए। यानी इजराइल को ये सब करने के बाद उन सब की जरूरत है। लेकिन अगले 2 मुद्दे जो हैं वो थोड़ा महत्वपूर्ण है काज़मी जी। देखिए, जो भी हो रहा है फिलिस्तीन के अंदर, लेकिन एक बात तय हो गई, ये माना जाता था कि इजराइल ऐसा राक्षस है, ऐसा देश है जो अजय है, जिसमें परिंदा पर नहीं मार सकता। वो तो जमीन पर गिर गया, वो तंबू तो
और भारत भी जो ये कहता था कि देखिए हमने वो सारे हमने सारे टूल्स लिए हैं, सारे गैजेट्स लिए हैं इजराइल से, और वो डोम बना देते हैं कि कुछ नहीं आ सकता। देखिए वो तो ध्वस्त हो गया। यानी इजराइल एक ऐसा है जिस पर जुल्म होगा वो उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता, वो तो खत्म हो गया। या तो आप ये कह रहे हैं, जो बिल्कुल मजाक से ज्यादा नहीं लग सकता, कि भाई हमास जो है वो इजराइल ने ही बनाया हुआ है, तो इजराइल ने हमास को बनवा दिया और ये कह दिया कि ये काम करा दो। ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है ना, ये कॉन्स्पिरेसी थियरी जो शोषित होते हैं, जो लिबरेशन चाह रही होती है जनता, उसकी भावनाओं के साथ आप बड़ा अत्याचार करते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं। उनको ये कहते हैं कि तो सारे दलाल हैं शासकों के। यानी हिटलर से जो लड़ने वाले थे, जो शहीद हुए, वो सारे हिटलर के दलाल थे। जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो अंग्रेजों के खिलाफ शहीद हुए, तो आरएसएस तो उनको बोलती है कि उनमें कुछ कमी थी, वो अंग्रेजों ने उनको फांसी पर लटकाया क्योंकि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब है कि जो भी आजादी चाहते हैं, जो भी जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, आप उनको, जिनका वो शिकार हो रहे होते हैं, उनके दलाल बता देते हैं। बहुत आसान काम है और ये कोई बहुत घटिया और सड़े हुए दिमाग का आदमी कर सकता। अब जरा हम भारत पर आ जाए। मैं अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं और मैं आरएसएस का आदमी हूं, मैं उसको आने से पहले जरा भारत के मीडिया पर आ जाता हूं। भारत के मीडिया में अभी नए मुसलमान हुए हैं, एक एनडीटीवी नए मुसलमान हुए हैं या नए हिंदुत्ववादी हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले जरूरत हो गई कि उन्होंने दिखाना था कि देखिए हम मोदी जी के जो प्यारे हैं, जो जलील घटिया क्रिमिनल, जो जिन पर औरतों को छेड़ने के मुकदमे, जिन पर रिश्वत खाने के मुकदमे, जो रूलिंग क्लास है इजराइल की, उनसे कितना प्यार है, उसके लिए उन्होंने अपनी टीम भेज दी। उनको वीजा मिल गया वहां का, और वो वहां जाकर एक कमरे में, एक होटल में बंद होकर वो होटल का ही बता रहे हैं कि देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन इन जलील लोगों को मणिपुर जाने की इजाजत नहीं, मौका नहीं मिला, जहां पर किसी वीजा की जरूरत नहीं। ये जो एनडीटीवी की टीम है या जो दूसरी टीम है, इनमें से कौन सी टीम मणिपुर में गई है वहां हिंदुस्तानी बच्चियों के साथ बलात्कार होने पर उसको करने के लिए? ग्राउंड रिपोर्ट कहां है मणिपुर की? कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्ट्स कहां है कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्ट्स? कहां है ग्राउंड रिपोर्ट जब असम और मेघालय की पुलिस जो है 70 से ज्यादा लोगों को पुलिस मार देती है आपस के अंदर एक दूसरे? कहां है ग्राउंड रिपोर्ट आपकी? अरे आपने दलाली करनी है, आपने बदमाशों का संरक्षण करना है, आपने उसके अलावा कोई, और वही मोदी जी की सरकार आज कर रही है। मैं आपको इनका शर्मनाक जो रवैया है उसके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं। मोदी जी का जो ये नेतन्याहू के साथ दोस्ती है, उस पर आने से पहले जरा आपको बताना चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा आगे चलने से पहले मैं एक दो चीजें जरा अपने दर्शकों को बता दूं जो बातें आपने अब तक बताई हैं जी। एक तो ये कि मैं भी काफी डिटेल से कवर कर रहा हूं अपने इस चैनल पर। इसमें कभी कभी कमेंट करने वाले लोग ये बात कहते हैं कि क्या हमास और इजराइल मिले हुए तो नहीं है? तो ये बिल्कुल वही है। ये बात साबित हो गई कि ये बीजेपी आरएसएस वाले जो साइबर लफंगे जिन्हें आपने कहा, ये वो लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि ये एनडीटीवी की टीम वहां पर पहुंच गई, मैं कल देख रहा था एक आज तक के चैनल का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसका एक रिपोर्टर था और वो मुसलसल एक गाड़ी में बैठा हुआ कमेंट्री कर रहा था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए, हेलमेट पहने हुए। मैंने खुद चूंकि जंग कवर की है 2003 इराक वॉर, तो कुछ लोग, कुछ पत्रकार बाकायदा ये मेकअप करके, मैं इसे मेकअप कह रहा हूं, ऐसी सेफ जगहों पर बैठ करके ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं जैसे हम बिल्कुल जंग के बीच में हैं। तो ये रिपोर्टर भी वही कर रहे हैं। और जो एम्बेडेड फौजी होता है, जो रिपोर्टर होता है, वो कभी ईमानदारी से कवरेज कर ही नहीं सकता दोनों तरफ से। और ये दुनिया भर के बहुत से जो वेस्टर्न मीडिया के खासतौर पर, और उनके ये बच्चे, नाजायज बच्चे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बिल्कुल एम्बेडेड ही काम करते हैं और दुनिया को वो तस्वीर नहीं दिखाते जो वाकई उन्हें दिखानी चाहिए। जी काजमी जी, ये नाजायज बच्चे नहीं है, ये हिंदुत्व के और ज़ायनिज़्म के जायज बच्चे हैं। नाजायज कोई नहीं होता है। इनको ये मत सोचिए कि इनको पता नहीं है। और आप बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि ज़ायनिज़्म और हिंदुत्व जो है सिक्के के दो पहलू है, ये एक ही पहलू है, ये दो पहलू है ही नहीं। हाँ, मैं उसी पर आना चाहता था कि आप उसको जरा बताइए कि
जायनिज्म और हिंदुत्व, आरएसएस, ये इनमें क्या क्या चीजें कॉमन है? मैं आपको बताया था, लेकिन जरा उससे पहले बता दूं कि ये आरएसएस जो आज इजराइल का सबसे बड़ा हिमायती बन गया है, मैं तो असल में इनको कल से कह रहा हूं, कल से कुछ अमेरिकी जर्नलिस्ट आए हुए थे बात करने, मैं कह रहा हूं कि मोहन भगवत को आरएसएस के लोगों को भेजना चाहिए वहां पर इजराइल को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि मोहन भगवत एक आरएसएस के एनुअल फंक्शन में कह चुके हैं कि हमने पूरी की पूरी कॉपी करनी है इजराइल के नेशनलिज्म को। तो हमको बताइए कौन सा जत्था आरएसएस का, कौन सा जत्था जो इजराइल को बचाने जा रहा है, जरा सा भेजिए। हालांकि मेरे को उसमें एक चीज बीच में, माफ कीजिएगा, चूंकि उसी से रिलेटेड है, अभी जो भारत में इजराइल के एम्बेसडर हैं नाओर गिलोन, उन्होंने एक बयान दिया है, दो बातें कही हैं उन्होंने। एक तो प्रधानमंत्री का बहुत शुक्रिया, वो दुनिया के पहले लीडर्स में थे, जब तक के सिचुएशन भी क्लियर नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इजराइल को सपोर्ट किया है, सिचुएशन भी क्लियर नहीं थी। हाँ। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि भारत के लोगों ने इजराइल को इस तरह से असिस्ट किया है जैसे वो एक अलग से वॉलंटरी यूनिट आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स की इंडिपेंडेंट यूनिट बना सकते हैं, भारतीयों ने इतनी मदद की है। दो बातें ये कही हैं। तो ये आरएसएस के लोगों के यहां हुकूमत उनकी और इजरायली एम्बेसडर का ये कहना, ये बहुत नजदीक कनेक्ट करता है। जी आप अपनी बात आगे। और ये जो पत्रकार वहां पर हैं जिन्होंने अपना जमीर बेचा है, देश तो पहले ही बेच चुके हैं वो, उनको ये पता नहीं है कि कल लेबनान के बॉर्डर के ऊपर एक बड़े मशहूर पत्रकार, यूरोपियन पत्रकार की हत्या की है इजराइल गोलाबारी में। इनको क्या ये नहीं पता है कि एक क्रिश्चियन पत्रकार बहुत मशहूर दुनिया की, उनको इजरायली सेना ने सीधा गोली मारी थी, और उन पर पत्रकार एसोसिएशन, दुनिया की जो एसोसिएशन, उनका कहा है कि इजरायली आर्मी मैन जिन्होंने मारा है उनको टेररिज्म के तहत दहेग में भेजा जाए, उनका मुकदमा चलाया जाए, और अमेरिका, इजराइल कह रहा है हम उनको नहीं भेजेंगे। अभी गाजा में जो बमबारी हो रही है उसमें जर्नलिस्ट को टारगेट किया जा रहा है। कई जर्नलिस्ट गाजा में मारे जा चुके हैं, और ये जो विजुअल एक आ रहा है ना बार बार के, जिसमें मई 2021 में बॉम्बिंग की थी, उसमें अल जजीरा जिसमें मौजूद था और बहुत से दुनिया भर के जर्नलिस्ट उसमें थे, वो बिल्डिंग इन्होंने ध्वस्त की थी। यानी सच्चाई की मौत इजराइल के हाथों हो रही है। ये जी आप अपनी बात और जो बिल्डिंग जो थी वो दसियों साल से जाना जाता था कि वो पत्रकारों का अड्डा है, जी पत्रकार वहां पर रहते हैं, उसको अभी हम जरा हिंदुत्व और इस पर आ जाए। क्या मेरे प्यारे दोस्त, आप जानते हो जब यहूदियों का कत्लेआम किया जा रहा था, उनको गैस में, लाखों लोगों को गैस देके मारा जा रहा था, उनको जो है जलाया जा रहा था, उनको लिंच किया जा रहा था, उस वक्त आरएसएस क्या कह रहा था? आरएसएस का जो सबसे बड़ा मुखिया है और सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल गुरु है, जिसको मैं गुरु ऑफ हेट भी कहता हूं, गोलवाल्कर, वो कह रहा था कि बहुत अच्छा किया उन्होंने, सेमेटिक ज्यूस को भगा दिया। और गोलवाल्कर ने यह तक कहा कि जो ज्यूस के साथ हिटलर और मुसोलिनी ने किया, वो हमने मुसलमान और ईसाइयों के साथ करना है। ये 1939 1940 की बात है, 1941 की बात है। और आज इन्होंने पलटी खाई है, और उसके बाद यह है कि इजराइल के साथ हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर होता है आरएसएस के जो क्रिमिनल्स हैं, आरएसएस का जो ये सैडिस्ट का गिरोह है, ये ताकतवर के आगे घुटने टेकता है। यानी जब हिटलर का डंका बज रहा था तो ये हिटलर के साथ हैं। आज जब इजराइल का डंका बज रहा है, कितने दिन बचेगा वो और बात है। अमेरिका एक दिन हट जाए, अमेरिका एक दिन खत्म हो जाए, तो इजराइल को कितने मिनट लगेंगे खत्म होने में। इजराइल वेस्ट की इंटेलिजेंस एजेंसीज को खत्म ना कर दे, और अरब देशों के जो दलाल शासक हैं वो न्यूट्रल हो जाएं, वो चुप हो जाएं, तो कितने दिन इजराइल चलेगा। लेकिन आज आप देखिए कि कितनी बेशर्मी से इस बात को बताए बिना कि हमने 39 41 के अंदर यहूदियों के कत्लेआम का ताली बजाई थी, हमने उसको सेलिब्रेट किया था और कहा था कि हम उसको भारत के अंदर लागू करेंगे। आप उसको कोई शक नहीं है। तो आज आप बिल्कुल उसका उल्टा कर रहे हैं। और खुशवंत सिंह जी ने, जो बहुत मशहूर लेखक थे और जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा था आज इजराइल के साथ इसलिए है क्योंकि आरएसएस का जो जीन्स के अंदर है, मुसलमानों से दुश्मनी, मुसलमानों का सफाया, मुसलमानों से नफरत। लेकिन
मैंने खुशवंत सिंह जी को जब उनका ये लेख आया तो असल में मेरी एक किताब का उन्होंने रिव्यू किया था और इस बात को सावरकर की किताब को मेरा रिव्यू किया था, तो मैंने उनको लिखा कि जनाब लेकिन फिलिस्तीनी तो सिर्फ मुसलमान नहीं है, फिलिस्तीनी तो ईसाई भी हैं और ओरिजिनल फिलिस्तीनी बहुत सारे यहूदी भी हैं जो वहीं पर रहते थे, जो वहां से कभी नहीं गए थे। तो इसका जवाब तो आरएसएस से मिलना मुश्किल है क्योंकि वो कोड़ मगज और उनका क्रिमिनल दिमाग है। मोदी जी के साथ उसकी पर्सनल दोस्ती है, मोदी जी के साथ पर्सनल दोस्ती है क्योंकि वो भी आयरन मैन है, वो भी लोह पुरुष है, ये भी लोह पुरुष है। और मुझे हमेशा दिक्कत होती है किसी भी समाज के अंदर, इंसानी समाज के अंदर, जब आप लोह पुरुष होते हैं तो इसका मतलब है आपका स्टैच्यू तो बनाया जा सकता है लेकिन आपको नेता नहीं माना जा सकता, क्योंकि आप इंसान ही नहीं है तो आप फिर उस समाज का उसमें तो आप लोह पुरुष हो गए। तो इनका बहुत पुरानी दोस्ती है और ये दोस्ती आरएसएस की वजह से है। ये आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो नेतन्याहू के साथ ही दोस्ती नहीं है, इनका फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ भी दोस्ती है, बाइडेन के साथ भी दोस्ती है क्योंकि वो मुसलमान विरोधी है, उससे पहले ट्रंप के साथ भी दोस्ती थी क्योंकि वो मुसलमान विरोधी थे वो। तो इसको हमको अच्छे तरीके से हमको समझ लेना चाहिए। लेकिन अब जो बुनियादी बात जिस पर आज हम मुख्य तौर पर चर्चा के लिए हैं, इनके अंदर एफिनिटी क्या है, यानी जो रिश्ते हैं वो तो आप जानते हैं कि जो ज़ायनिस्ट अखबार हैं वो बराबर लिख रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद सारे रास्ते खुल गए। और कल की आप रिपोर्ट देखिए भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री की, उनको लोगों के साथ क्या हो रहा है वहां पर उसकी चिंता नहीं है, उनको इजरायलियों के साथ जो हो रहा है उसकी चिंता नहीं है, जो हमास ने उनके लोग मारे हैं। वो कह रहे हैं हमारे हथियार सप्लाई जो है वो नहीं रुक रहे हैं, इजराइल से जो हमारी हथियार सप्लाई हो रहे हैं वो नहीं रुकने जा रहे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है जब लोगों के घरों में चिताएं जल रही हो, जब लोगों के घर में कफन पहनाए जा रहे हो, आप कह रहे हैं कि मेरे को मारने का हथियार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मैं उसके बारे में चिंतित हूं। आप जो है आप वहां ताबूत नहीं भेज रहे, आप वहां कफन नहीं भेज रहे, आप उनके साथ सहानुभूति नहीं है। अरे आप फिलिस्तीनियों की सहानुभूति छोड़ दीजिए, आप जो इजरायली मारे गए हैं और वो उनमें ज्यादातर आम लोग हैं वो मारे गए हैं, तो आप उनके बारे में आपको कोई सहानुभूति, आपको अपना हथियार चाहिए। हथियार आएगा तो कमीशन आएगा, हथियार आएगा तो आरएसएस को फंड मिलेगा, है ना। तो वो सारा का सारा जो है क्योंकि फंडिंग कहां कहां जाएगी उसके बारे में कोई जरूरत नहीं। 4-5 चीजें आप समझ लीजिए कि ज़ायनिज़्म यहूदी धर्म के अंदर एक वो है जो गुंडागर्दी, दादागिरी और फाशिस्ट है। वो हिटलर के शिकार हुए हैं, मुसोलिनी के शिकार हुए, लेकिन वही करना चाहते हैं सारी दुनिया के साथ। और जैसा मैं बताया और फिर बता रहा हूं कि 100% में अब 22% इलाका वो पास है, वो भी खत्म करना चाहते हैं वो। कि ये हिंदुत्व और आरएसएस में क्या सिमिलरिटीज है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं, दुनिया में सिर्फ 2 देश है जो धर्म के नाम पर बने, एक पाकिस्तान, एक इजराइल। जब आप इजराइल के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब है आप पाकिस्तान बनने के साथ भी खड़े हैं। जो लोग आज इजराइल के साथ खड़े हैं वो पाकिस्तान बनने का, भारत के बंटवारे का भी समर्थन कर रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान में जिन्होंने जो पाकिस्तान बनवाया था उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आप बंगालियों ने जो पाकिस्तान को तुड़वाया था आप उसका भी विरोध करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमको हमारे अधिकार नहीं मिल रहे और हम मुसलमान हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको 2 नंबर का नागरिक बना दिया गया। इसका मतलब है आप गुंडों के साथ हैं, आप बदमाशों के साथ हैं, आप आज के मौजूदा फाशिस्टों के साथ हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले जो एक ही सिक्का का एक ही पहलू है, आरएसएस ये कहती है कि सारी दुनिया पर हिंदू राज करेंगे, और हिंदुओं से मतलब उनका ब्राह्मण है, ब्राह्मण राज करेंगे, और ये गॉड के चूजन पीपल है, ये खुदा के चुने हुए लोग हैं जिन्होंने दुनिया पर राज करना है। आरएसएस बिल्कुल वही कहती है। आप आरएसएस की जो लेखनी है, गोलवालकर, सावरकर की किताबें, हेडगवार ने जो कुछ कहा, उसके बाद में मोदी जो कुछ बोलते रहते हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय जो कुछ बोलते रहते थे, बल्लाज मधोक जो कुछ बोलते रहते थे कि सारी दुनिया जब चौपाए थी तो हमारे ऋषि मुनि 2 पायों पर सारी दुनिया पर राज कर रहे थे और सारी दुनिया हमारे सामने नतमस्तक होगी एक दिन। सारी दुनिया संस्कृत बोलेगी, सारी दुनिया में हिंदू राज होगा, सारी दुनिया में जो है ब्राह्मण पूजे जाएंगे।
सारी दुनिया में ये खुलेआम लिखा हुआ है। और अगर किसी को इसको मुझे चैलेंज करना है तो जहां चाहे चैलेंज कर सकते हैं। इजराइल की कोर्ट में कर सकते हैं, भारत की कोर्ट में कर सकते हैं, जहां यानी पूरी दुनिया में हिंदू जायनिज्म फैलाने की बात है, यही बात हुई ना? जी जी, बिल्कुल। अच्छा, अब मजे की बात होगी कि जायनिस्ट भी सारी दुनिया पर राज करेंगे और ये भी राज करेंगे, तो शायद मिल बांट कर करेंगे, मिल बांट कर करेंगे, जैसे मुगलों का राज, या कोई और नई दुनिया तलाश करेंगे, एक एक पूरी दुनिया चाहिए। इनसे पहले एक और पागल था जो ये कहता था, उसका नाम हिटलर था। इनसे पहले एक और पागल था जो मुसोलिनी, जिसका नाम था। ठीक है ना? तो ये करेंगे, ठीक है। और चूजन पीपल है ये। और अभी तक तो उन्होंने बताया नहीं कि नेतन्याहू भी आर्यन है, लेकिन शायद वो थियरी भी आ जाएगी कि वो आर्यन है। उसके बाद जनाब कि जो जरा मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा, दूसरी एकता है कि आपकी जो धर्म की पहचान है वो आपकी राष्ट्रीयता बनाती है। यानी इस देश में हिंदू जो हैं, उनकी हिंदू राष्ट्रीयता, इस देश के जो मुसलमान है मुसलमान राष्ट्र बनाते हैं, जो सिख है वो सिख राष्ट्र बनाते हैं, जो बौद्ध है बौद्ध राष्ट्र बनाते हैं। ये मुस्लिम लीग कहती थी, ये जिन्ना साहब कहते थे, ये नेतन्याहू कहते हैं, ये जायनिस्ट कहते हैं कि सारी दुनिया की यहूदी जो है वो एक नस्ल है, एक रेस है, एक राष्ट्र है, कहीं भी रहते हो लेकिन वो राष्ट्र एक है। तो ये भी वही कर रहे हैं कि राष्ट्र है। और दोनों ये कहते हैं कि तीसरी बात जो है कॉमन, वो ये है कि तीनों का एक चूजन प्लेस है, एक गॉड चूजन प्लेस है। भारत जो है सारी दुनिया के हिंदुओं का होमलैंड है। सारी दुनिया के हिंदू यहां कर रहेंगे, यहां के ईसाई, मुसलमान, सिख सब निकाले जाएंगे। सिख अपने बौद्ध और जैन अगर अपने आप को हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं मानेंगे, जो आरएसएस कहती है, तो वो भी निकाले जाएंगे, यहां सिर्फ हिंदू रहेंगे। वो नेतन्याहू और जायनिस्ट क्या कहते हैं कि इजराइल जो है सिर्फ यहूदी रहेंगे, ये जायनिज्म है। यानी वहां पर सब लोग रहेंगे। और भाई आप 20 पीढ़ियों से आप पोलैंड में रहते हैं, आप जो है इंग्लैंड में रहते हैं, आप फ्रांस में रहते हैं, आप जर्मनी में रहते हैं, आपका दूसरा घर यहां क्यों होगा? इस तरह से तो सारी दुनिया के अंदर उथल पुथल मच जाएगी। लेकिन अभी मैं बीच में आपको रोक के कह रहा हूं, अभी इस किस्म की खबरें आ रही हैं गाजा में, जो लोग वहां कैदी बने हुए हैं वो माफिया मांग रहे हैं हमास से कि आप हमें छोड़ दो, हम जल्दी से इजराइल छोड़ करके वापस चले जाएंगे जिस मुल्क से हम आए थे, हम यहां रहेंगे ही नहीं। और ऐसी मुझे इस बात का यकीन है, और अब से पहले भी मैंने उसको फॉलो किया है, कि इजराइल में आने वाले जहाज खाली और बाहर जाने वाले जहाज भरे हुए, यानी वो आउटफ्लो जो है वो पैसेंजर्स का ज्यादा है। और मैं अपने दोस्तों से कहूंगा, जहां भी कहीं अगर सुन रहे हैं, इसको फॉलो करना चाहिए कि आने वाले महीनों में यहूदी इजराइल से कितने मुल्क छोड़ करके जाएंगे और कितने वहां वापस आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा देखने। साहब ये बात तो है, और वो तो हमारा अजय अभियान चल रहा है। अजय अभियान चल रहा है। अजय अभियान, आप बताइए, एक छोटा सा काम जो कोई भी राज्य करता है कि वहां से अपने लोगों को निकाल कर लाता है, उसको आप एक भुना रहे हैं उसको, है आपने तो ये कहना चाहिए था तुम वहीं रुको, हथियार लो और इजराइल के लिए खड़े रहो। अरे ये तो इजराइल को धोखा दे रहा है, ये जायनिस्ट को। जायनिस्ट को आप धोखा दे रहे हो, जो भी आज इजराइल से भाग रहा है। और माफ कीजिएगा काजमी साहब, यानी हमास के जो कब्जे में है वो क्या कह रहे हैं उसको मैं ज्यादा अहमियत नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो उन्होंने कहना ही है। वो तो उसके अलावा क्या कहेंगे बेचारे। आप बंदी हैं, लेकिन जो फिलिस्तीन के बंदी इजराइल के पास जाते हैं वो ये माफी नहीं मांगते हैं। ये भी हमारे सामने मिसाल है। इसलिए हमास को खत्म करने के बावजूद वो हमास खत्म नहीं कर पाते, और हमास को खत्म कर देंगे तो कोई दूसरा हमास आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सारी दुनिया में क्रांतियां आई क्योंकि मार्क्सवाद आ गया। नहीं, मार्क्सवाद नहीं भी होता तब भी जुल्म के खिलाफ लड़ते रहे हैं लोग। स्पार्टाकस गुलामों के दौर के अंदर हमने जानता है, गुलामों का एक बड़ा गुलामों के मालिक के दौर में स्पार्टाकस लड़ा था। अच्छा, चौथी बात आ जाइए। चौथी बात, ऐसा लगता है कि जायनिज्म में सारे यहूदी बराबर होते हैं, हिंदुत्व में सारे यहूदी एक बराबर होते हैं, सारे हिंदू एक बराबर होते हैं। बिल्कुल झूठ है। हिंदुत्व जो है मनुस्मृति लाना चाहता है, जिसमें औरतें इंसान नहीं मानी जाती और जो शूद्र हैं, जो बहुजन है, वो इंसान नहीं माने जाते। वैश्य तक इंसान नहीं माने जाते।
आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि इजराइल के अंदर जो काले यहूदी हैं, जो ब्राउन यहूदी हैं, उनके साथ क्या किया जाता है? सफरदी भी कहा जाता है, कुछ और इस तरह के नाम, मिजराही कहा जाता है, शेफर्डी कहा जाता है। शेफर्डी मतलब चरवाहे, जो चरवाहे थे सर, उनको मिजाराही कहा जाता है। तमिल, हमारे यहाँ से तमिल और नॉर्थ ईस्ट के जो गए वो डिमॉन्स्ट्रेशंस करते रहे हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेशंस करते रहे हैं। और वहां के ब्राह्मण्स जो हैं यहूदी, उन्हें अश्केनाजी कहा जाता है। जी, ये अश्केनाजी सबसे ऊपर के लोग हैं, ब्राह्मण है, जैसे मनुस्मृति में यहाँ पर ब्राह्मण है। बिल्कुल, वहां तो चौथी जो इनमें एकता है कि आप सोचते हैं कि सारे यहूदी एक है। गरीब यहूदी जो है, जो सफाई का काम कर रहे हैं, गरीब यहूदी जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, वो जो है ड्राइवरी का काम कर रहे हैं, वो बच्चों को पालने का काम कर रहे हैं। और ये जो यूरोप से अमीर व्हाइट यहूदी आए हैं, वो सारी उस पर राज कर रहे हैं, जिस तरह से यहां ब्राह्मणवादी सोच वाले, आरएसएस वाले राज कर रहे हैं। और वो हिंदुओं को, मनुस्मृति मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति सिखों के खिलाफ नहीं है, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति औरतों को इंसान नहीं मानती। मनुस्मृति चैप्टर 1, चैप्टर 8, चैप्टर 4, चैप्टर 9 डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए कि वो हिंदू औरतों के बारे में और बहुजन के बारे में और वैश्य के बारे में क्या कहती है। तो जनाब, इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ये जो है ये टेररिस्ट हैं, ये आतंकवादी हैं, ये डिह्यूमनाइज्ड, बदबू आने वाला एक गिरोह है। चाहे जितना भी ताकतवर हो, चाहे जितना भी अपने आप को बोले कि उनके साथ अमेरिका है, उनके साथ इंग्लैंड है, उनके साथ फ्रांस है। और आखिरी बात जो बताना चाहता हूं काज़मी साहब, आप कभी जान सकते हैं कि यूपी के अंदर फिलिस्तीन के हक में सोशल मीडिया पोस्ट लिखने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं? पोस्ट लिखने पर। कश्मीर की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, वहां कल इस वजह से जुमे की नमाज नहीं होने दी गई क्योंकि वो फिलिस्तीन के हक में प्रदर्शन हो सकता था। फ्रांस के अंदर जो जुलूस निकला, सबको गिरफ्तार कर लिया गया फिलिस्तीन के हक के अंदर। मुझे पता नहीं ये जो दलाल अरब शेखों के जो राज्य हैं वहां पे क्या हाल है, लेकिन लेबनान के अंदर हुआ है, इराक के अंदर हुआ है, यमन के अंदर हुआ है, जहां तक मैंने सुना है। पर आप एक बात बताइए, गिरफ्तारियां कर रहे हैं, जो फिलिस्तीनियों का जो कत्लेआम होगा, जो हो रहा है, उस पर सोशल पोस्ट लिखने पर यूपी के अंदर। तो मैं तो कहता हूं कि अपना योगी जी जो है, आप शिफ्ट करिए, यूपी को ले जाइए इजराइल के अंदर। आप वहां जाइए भाई। तो यूपी के लोग तो कहां जाएंगे, ये खुद ही चले जाएं तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है। यूपी के लोग क्यों जाएंगे? हाँ बिल्कुल, यूपी के लोग क्यों जाएंगे? हाँ, ये अपना राज, अपना जो है उसको लेके ट्रांसफर करें वहां। और मोदी जी का जो जहाज आता है और यहां से वापस जाता है, उसके अंदर ये बैठ के चल दे वहां। और मैं तो कह रहा हूं, ये जहाज वापस खाली क्यों जा रहे हैं? अजय ये आरएसएस की वो फौज जानी चाहिए जो यहां फौज लड़ने की बात कहती है। हाँ जी, जो यहां लड़ने की बात करती है, उसको जरा भेजिए। जी। यानी आप कह रहे हैं कि इजराइल को आरएसएस ने धोखा दिया वहां से लोगों को निकाल करके। अच्छा, आपने 4 ग्राउंड्स बताए, और भी कोई खास बताना चाहेंगे हमारे पास? और बेइंतहा है। अमानवीयकरण, जेनोसाइड करना, यानी दोनों के दोनों, जो आप जैसा नहीं है, जो आपकी जो परिभाषा है पहचान की उसके अंदर नहीं आता, उसको आपने खत्म करना है, उसको आपने सबसे पहले बदनाम करना है, उसके बारे में अफवाहें फैलानी है, उसके बाद उनका खात्मा करना है। अगर ये नहीं होता तो दुनिया का एकमात्र देश जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने 100 से ज्यादा प्रस्ताव पास किए हैं, ये इजराइल है। और तमाशे की बात यह है कि अब भी यूनाइटेड नेशन ने एक बयान देकर के, 2 बयान देकर के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, और वहां मुसलसल आम लोग, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। इसमें मुसलसल पूरी दुनिया खामोश है। और जैसा कि आपने बताया कि उनके सपोर्टर्स जो हैं, फिलिस्तीन की सपोर्ट करने पर भी एफआईआर और जेल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये है इनकी हकीकत। लेकिन बहुत सी चीजें कॉमन होने के बावजूद भी वो ताकत के सामने झुकते हैं। उन्होंने जिस वक्त हॉलोकॉस्ट में इजराइल यानी यहूदियों का कत्लेआम किया,
हिटलर को सपोर्ट किया, अब इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। बात यह है, इसको हिंदुत्ववादी यहाँ भारत के अंदर हिंदू मुसलमान सवाल बना दें। 20 ऑर्गेनाइजेशंस रोज प्रदर्शन कर रही हैं, रोज मीटिंग्स कर रही हैं फिलिस्तीन के समर्थन के अंदर। जी। और फिलिस्तीन के समर्थन के अंदर जब कर रही हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हमास जो कुछ करता है या नहीं करता है उससे सहमति है। हम जो खून आम लोगों का बहाया जा रहा है उसके खिलाफ है। और दूसरी बात काज़मी साहब, मैं फिर जोर देकर कहता हूं, अगर इनमें जरा से भी शर्म है हिंदुत्ववादियों में, आरएसएस में, मोदी में, जहाज खाली वापस जा रहे हैं वहां से लेने के लिए, इनमें आरएसएस के लोगों को भेजें। आरएसएस और ये जिन हथियारों की पूजा करते हैं स्थापना वाले दिन, वो हथियार दे के भेजे। लाठी से ही काम नहीं चलेगा, वो हथियार उनको दे। और हथियार तो वहां इजरायली इनको दे देंगे क्योंकि इजराइल भेज ही रहा है हथियार इनके पास। कितने हथियार उसमें से आरएसएस के पास आते हैं हमको क्या पता है। हाँ, लेकिन डरे हुए लोग नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से हमारे पास शुरू में वीडियो आई सैटरडे में, मैं बिल्कुल आखिरी कमेंट के तौर पर एक बात याद दिला रहा हूं कि जिस तरह से हमास के लोग आए तो इजरायली फौजी भी और आम लोग भी बिल्कुल एक थप्पड़ भी मारे बगैर, एक गोली चलाए बगैर सरेंडर कर चले गए। जान बचाना चाहते हैं। दो किस्म के लोग हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो पैराग्लाइडर से आए, उन्हें ये यकीन था कि वो मारे जाएंगे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मौत से इतना डरते हैं। क्या ये दोनों की कोई मुकाबला हो सकता है? ये अपने आप में। और दूसरी बात मैं जो अक्सर कहता हूं कि कोई डाकू अगर होता है ना, वो किसी के घर से डकैती डाल करके तो जाना चाहता है, लेकिन जान दे करके नहीं जाना चाहता। जिसके घर पर कोई कब्जा करता है वो जान देकर भी अपना घर बचाने की कोशिश करता है। यही फिलिस्तीनी कर रहे हैं। डकैती और राक्षस भी जो होता है आसपास के 2-4 घर छोड़ देता है। जी। साइनिस्ट जो है, जो अपने रहने वाले लोग हैं, जो वहां के लोग हैं, उनके साथ ये कर रहा है। इनको कभी इतिहास माफ नहीं करेगा। जी। और वहां से बाकायदा शिकायत आ रही है इजरायली एश्केलोन से, सिदरोत से, कि हमारी हुकूमत हमारी मदद नहीं कर रही है। ये भी बहुत दिलचस्प है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शमसुल इस्लाम साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। और ये सब जानना बहुत जरूरी है कि आरएसएस का हिंदुत्व और यहूदियों का ज़ायनिज्म कितना नजदीक है, नजरियाती तौर पर कितना नजदीक है। आप लोगों को इसे समझना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने ये आज का ये किया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, सलाम सबको जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।